हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी के कोर्स में पेपर 6 जो है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का पेपर, उसके अंतर्गत आज हम लोग फ्रांस के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जो फ्रांस के का जो संविधान है और उस संविधान की क्या विशेषताएं हैं, इसका अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि फ्रांस में काफ़ी उथल पुथल के बाद जो है वहाँ के संविधान का निर्माण हुआ और इसमें बहुत सारी ऐसी कड़ियाँ आईं जिनसे होता हुआ जो आज जो वर्तमान में पंचम गणतंत्र का जो वहाँ संविधान निर्माण किया गया है वो लागू है। लेकिन इससे पहले उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, उसको हम लोग थोड़ा सा पहले देखेंगे कि वो क्या चेंजेस थे, कैसे हुआ, कैसे बना, और फिर उसके बाद हम लोग उसके साइलेंट फीचर को जो देखेंगे कि आखिर उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, वहाँ किस तरह की शासन व्यवस्था स्थापित है। तो हेरल हेडी ने फ्रांस के प्रशासक को क्लासिकल प्रशासन के वर्ग में रखा है और यहाँ की राजनीतिक प्रणाली लंबे समय तक राजतंत्र के अंतर्गत रही है। 1789 की राज्य क्रांति के साथ जो 78 में जो राज्य क्रांति ने लुई 16वें के साथ ही राजतंत्र का भी समापन कर दिया। फ्रांसीसी राज्य क्रांति जो 1789 से 1815 तक चली ने फ्रांस को अनेक ऐसी व्यवस्थाएं दी जो बाद में फ्रांस की बदलती हुई राजनीतिक संस्कृति को आज तक प्रभावित करती रही है। फ्रांस की राजनीतिक प्रणाली राजक्रांति से लेकर अब तक इतनी बार बदली है जो किसी भी देश में इस तरह बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिला है। सबसे पहले फ्रांस का पहला जो संविधान 1789 की क्रांति का परिणाम था और मात्र क्रांति के दौर में ही उसके 3 संविधान बनाए गए। 1791 में, 1793 में और 1795 में बने थे। उसके बाद नेपोलियन ने तीसरे संविधान को नए रूप में परिवर्तित कर दिया और फ्रांस का अधिनायक बन बैठा और बाद में उसने 1795 के संविधान को भंग कर स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। 1804 में फ्रांस में राजतंत्र को पुनर्जीवित करने का फिर से प्रयास किया गया। जो संवैधानिक तंत्र था उसको जो 3 बार बने थे उनको नष्ट करके नेपोलियन जो था शासक, वहाँ फिर से राजतंत्र को स्थापित कर दिया। 1830 में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया था, जबकि 1848 में स्थापित द्वितीय गणतंत्र को नेपोलियन तृतीय ने 4 साल की अल्पावस्था में ही नष्ट करके अपने को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। 1852 में जर्मनी के हाथों नेपोलियन तृतीय की हार जो 1870 में हुई के बाद 1871 में फ्रांस तृतीय गणतंत्र के अधीन आया और जिसका संविधान 1875 में लागू हुआ। 1940 में तीसरा गणतंत्र भी समाप्त हुआ और चतुर्थ गणतंत्र ने अपना संविधान 1946 में बनाया और इसका निर्माण एक संविधान सभा ने किया था। यह संविधान अपने पूर्ववर्ती संविधानों का ही एक मामूली संशोधित रूप था जो इतनी कमियों से ग्रस्त था कि 12 वर्षों के अंतराल में फ्रांस ने 25 मंत्रिमंडल का सामना किया था। इस गंभीर राजनीतिक अशांति के दौर में फ्रांस को यूरोप का रुग्ण व्यक्ति मान लिया गया और उसको एक उपनाम दिया गया टर्की के लिए प्रयुक्त होता था।
इसके बाद ये जो संविधान बने उसके बाद जो पंचम गणतंत्र का संविधान बना, जनरल चार्ल्स डी गॉल के नेतृत्व में 1958 में बना ये संविधान। और अल्जीरिया में फ्रांसीसी सेना के विद्रोह ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह अपनी शक्ति जनरल चार्ल्स डी गॉल को सौंप दे। गॉल प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 39 सदस्य जो थे की सहायता से पंचम गणराज्य का संविधान 3 माह की अल्प अवधि में बना डाला। इस संविधान की जनमत संग्रह द्वारा पुष्टि भी हो गई और सितंबर 1958 से यह संविधान लागू है और आज तक यह क्रियाशील है। मतलब जो पंचम संविधान जो बना है वही जो है आज तक जो है वो वहाँ चल रहा है। इसके पहले 3-4 जितने भी संविधान बने, पहले संविधान बने, फिर राजतंत्रात्मक नेपोलियन जो बोनापार्ट थे उनके आने के बाद फिर उन्होंने राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को लागू किया, फिर गणतंत्र बना और इस तरह से कितने बार संविधान जो है बनाए गए। और जब अंतिम जो संविधान जो पंचम संविधान जो बना जनरल गॉल के नेतृत्व में डी गॉल के, तो वही आज तक जो है वो प्रभावी है या चल रहा है। और उस जो गॉल के द्वारा जो पंचम संविधान फ्रांस का है बनाया गया, उस संविधान की क्या विशेषताएं हैं उसको अब हम लोग देखेंगे। तो इस संविधान की जो पहली विशेषता यह है कि यह लिखित संविधान है। 1958 में फ्रेंच संविधान लिखित संविधान है और इसमें एक प्रस्तावना सहित 95 अनुच्छेद हैं जो 15 अध्यायों में वर्णित हैं। इतने संक्षिप्त संविधान में अनेक महत्वपूर्ण बातें जैसे विधायिका का गठन, विधि निर्माण प्रक्रिया आदि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका वर्णन नहीं किया गया है। बहुत ही छोटा संविधान है और लिखित संविधान है, इसकी यह पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है गणराज्य। अनुच्छेद 2 में फ्रांस को गणराज्य घोषित किया गया है अर्थात यहाँ का जो राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वह है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो फ्रांस की राज्य क्रांति का भी एक नारा था। के दौरान इन्हीं तीनों मूल्यों पर सर्वाधिक बल दिया गया था और जिन्होंने संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन किया और इन्हें 5वें संविधान का विशेष अंग जो है वो माना जाता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को। अगली जो इसकी विशेषता है वह है एकात्मक व्यवस्था। इस संविधान ने फ्रांस को एकात्मक राज्य बनाया है और इसमें केंद्र राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन का प्रावधान नहीं है। केंद्र के पास सभी शक्तियां हैं जिसका प्रयोग वह स्थानीय शासन संस्थाओं की प्रस्थापना या उनका उन्मूलन कर सकता है और इस दृष्टि से फ्रांस ब्रिटेन से भी अधिक एकात्मक प्रतीक होता है, क्योंकि ब्रिटेन में भी हमने देखी थी कि एकात्मक शासन व्यवस्था थी और सारी शक्तियां केंद्र के पास थीं और प्रशासकों के माध्यम से जो है वो शासन होता था। और इसमें अगर हम फ्रांस की बात करें तो वह उससे भी ज़्यादा यहाँ पे एकात्मकता जो है हमें दिखाई देती है। अगली जो विशेषता है कि कठोर संविधान। फ्रांस के संविधान में संशोधन का तरीका जो है अत्यंत कठोर है। दोनों सदनों के न्यूनतम 60% समर्थन द्वारा ही संशोधन हो सकता है और राष्ट्रपति यदि संशोधन करना चाहे तो उसे उस मुद्दे पर सदन की स्वीकृति के साथ जनमत संग्रह जो है कराना पड़ता है और यही प्रक्रिया सदन के सदस्यों द्वारा रखे गए संशोधन प्रस्ताव पर भी अपनाई जाती है। जनमत संग्रह की जो प्रक्रिया है उसके तहत ही जो है वो उसमें संशोधन की प्रक्रिया हो सकती है। और फ्रांस के संविधान में गणराज्य को बदलने पर रोक लगा दी गई है।
ये परिवर्तन करके, संवैधानिक संशोधन करके जो गणराज्य, जो बार बार वहाँ गणराज्य और राजतंत्र और गणराज्य जो हो रहा था, तो उसमें एक संवैधानिक संशोधन करके गणराज्य को बदलने पर रोक लगा दी गई है। अर्थात गणराज्य के स्थान पर अब राजशाही जो है अब कभी भी नहीं आएगी, गणतंत्र ही रहेगा। और इस प्रकार फ्रांस के राज्य क्षेत्र में भी परिवर्तित जो है नहीं किया जा सकता है। तो ये इसकी पांचवी विशेषता थी। छठी विशेषता है कि ये अध्यक्षीय और अर्ध संसदीय शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक प्रणाली और संसदात्मक प्रणाली दोनों का मिश्रण यहाँ देखने को मिलता है। और इस संविधान ने फ्रांस को अंशतः अध्यक्षीय और अंशतः संसदीय शासन प्रणालियों की विशेषताओं से मिश्रित शासन प्रणाली जो है वो बनाई गई है। और इसके दो भाग हैं। पहला कि जनता द्वारा सीधा चुना जा गया राष्ट्रपति जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। अध्यक्षीय प्रणाली के इसके गुण हैं कि जनता के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो डायरेक्टली होता है और जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, और ये इसका अध्यक्षात्मक जो गुण है। दूसरी जो बात है कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वह एक संसदीय शासन प्रणाली के इसके जो हैं वो गुण होते हैं। लेकिन मंत्री परिषद के सदस्य जो हैं वो विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं और उसमें मतदान भी नहीं कर सकते हैं। यद्यपि कार्यवाही में भाग लेते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों कार्यपालिका के शीर्ष पर स्थित होते हैं और समान शक्तियों का उपयोग करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली है। वस्तुतः मिश्रित संविधान तत्कालीन आवश्यकताओं की उपज मानी जाती है, जिसमें फ्रांस को अनिश्चितता और संकट में डाल रखा था। इसलिए फ्रांस के इस संविधान को संकट काल का शिशु, चाइल्ड ऑफ क्राइसिस के भी नाम से जाना जाता है। इसमें जो ये अध्यक्षात्मक और संसदीय दोनों प्रणाली के जो गुण पाए जाते हैं, उसकी वजह से इसे जो है चाइल्ड ऑफ क्राइसिस भी कहा जाता है, क्योंकि बार बार जो संविधान में परिवर्तन, सत्ता में परिवर्तन जो वहाँ हो रहे थे, इसलिए इसको जो है इसमें दोनों तरह के जो गुण हैं वो देखने को मिलते हैं। अगली जो इसकी विशेषता है कि द्विसदनात्मक विधायिका है। फ्रांस की विधायिका को द्विसदनीय बनाया गया है और सीनेट जो है वो उसका उच्च सदन है और सीनेट के 321 सदस्य 9 वर्षों के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यह अस्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष पर के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इन्हें प्रादेशिक क्षेत्रों तथा प्रवासी नागरिकों के प्रतिनिधि जो हैं वो चुनते हैं। प्रत्येक सीनेटर की न्यूनतम आयु 35 वर्ष की आवश्यक होनी चाहिए का एक विकल्प चुना गया है, जो मूल सीनेटर के मृत्यु या इसके लिए एक विकल्प भी चुना जाता है जो मूल जो सीनेटर होता है कि मृत्यु या पद त्याग करने पर उसका स्थान ले सकता है। सीनेटर के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष आवश्यक रखी गई है। तो ये जो है तो सदनों का होता है, जैसे कि इंडिया में है, अमेरिका में है, ब्रिटेन में है। तो यहाँ भी 2 सदनीय बनाया गया है और जो इसका उच्च सदन है वो उसको सीनेट कहा जाता है, फ्रांस के उच्च सदन को। और इसमें 321 सदस्य होते हैं जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं और यह एक अस्थायी सदन होता है। द्वितीय सदन जो है उसको जो है दूसरा जो सदन है उसको नेशनल असेंबली या राष्ट्र सभा कहा जाता है, जो निम्न सदन कहलाता है, जिसको हमारे यहाँ लोकसभा कहते हैं। तो राष्ट्र सभा जो है वो यह निम्न सदन है और इसका मुख्य कार्य कानून का निर्माण और बजट की स्वीकृति है। राष्ट्रीय सभा के सभी जो 577 सदस्य होते हैं जिन्हें जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित किया जाता है। अतः यही भारत की लोक सभा की भांति फ्रांस का वास्तविक प्रतिनिधित्व या लोकप्रिय सदन कहलाता है।
इसके लिए एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र हैं, अर्थात एक क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है और उम्मीदवार को जीतने के लिए न्यूनतम कोटा जो होता है 50% से अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक होता है और अन्यथा पुनः मतदान होता है अगर 50% वह वोट नहीं लाता है तो। और ऐसे समय पहले दौर के उन उम्मीदवारों को बाहर कर दिया जाता है जिन्हें 10% से कम मत मिलते हैं। और राष्ट्रीय सभा का सामान्य कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, यद्यपि इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो ये द्विसदनात्मक है, ये इसकी फ्रांस की संविधान की विशेषता है कि यहाँ द्विसदनात्मक शासन जो हाउस है वो है दो सदन का, और इसमें जिसमें कि सीनेट और दूसरा जो है दूसरा है राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। अगली जो इसकी विशेषता है वह है कि शक्तिशाली कार्यपालिका और दुर्बल विधायिका। मतलब कार्यपालिका को शक्तिशाली बनाया गया है और विधायिका जो है दुर्बल है। किस तरह से है? यद्यपि संविधान ने कार्यपालिका, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री और विधायिका के कार्यों का बंटवारा कर दिया है, तथापि विधायिका पर ऐसे प्रतिबंध लगाए गए हैं जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया है। विधायिका उन्हीं विषयों पर कानून बना सकती है जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। शेष विषयों पर कार्यपालिका कानून बनाती है जिन्हें कार्यकारी डिक्री, एक्सिक्यूटिव डिक्रीज जो है कहा जाता है, और उसके माध्यम से ही जो है कानून बनाए जाते हैं। और राष्ट्रपति 5 वर्ष या और पूर्व में जो था वह 7 वर्ष के लिए निर्वाचित होता था, पहले पंचम गणराज्य से पहले, और निर्वाचित होता था, जो राष्ट्रीय सभा के कार्यकाल के बराबर है। तो ये इसकी विशेषता है कि इसमें कार्यपालिका को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। अगली जो इसकी विशेषता है कि संवैधानिक परिषद का नियंत्रण, जो संवैधानिक परिषद है उसका नियंत्रण। इस संविधान ने पहली बार, जो पंचम संविधान था जनरल डी गॉल ने जिस संविधान का निर्माण किया था, तो उसकी यह विशेषता है कि इसमें पहली बार एक सर्वोच्च संवैधानिक परिषद की स्थापना की गई, जो फ्रांसीसी संविधान की अद्वितीय विशेषता है। इस परिषद की भूमिका को देखते हुए इसे तीसरा सदन भी कहा जा सकता है और इसके सभी सदस्य 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। यह भी एक अस्थाई परिषद है जिसके 1/3 सदस्यों को प्रति 3 वर्ष में रिटायर जो है वो हो जाते हैं, और इसका मुख्य कार्य विधायिका के कानूनों तथा कार्यपालिका के कार्यकारी डिक्रियों की न्यायिक समीक्षा करना होता है। यह जनमत संग्रह जो होता है, लोक निर्णय जिसको कहते हैं, की समीक्षा भी करता है, और यह जनमत संग्रह लोक निर्णय की जांच भी कर सकती है और चुनाव की देखरेख भी करती है, और चुनाव परिणामों की घोषणा का दायित्व भी जो है परिषद पर होता है, और राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा से पूर्व परिषद से परामर्श लेना आवश्यक होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि फ्रांस में जो है वो एक तरह से तृतीय सदन है। हर जगह हमने दो सदन देखे, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन यहाँ एक संवैधानिक परिषद भी बनाया गया है जिसका नियंत्रण पूरी तरह से होता है, और यह सर्वोच्च एक परिषद है जिसके सदस्यों का चुनाव होता है। 9 वर्षों के लिए सदस्य इसके चुने जाते हैं और 3 वर्ष पर रिटायर होते हैं हर तीसरे वर्ष में। और जो भी कार्यपालिका चाहे वो विधायिका के द्वारा कानून बनाई जा रही हो या एक्सिक्यूटिव के द्वारा इसको लागू की जाती हो, उसकी न्यायिक समीक्षा करना या जनमत संग्रह जो होता है उसकी जांच करना, या फिर जो न्यायिक कानून बनाए जाते हैं उनकी जांच करना, उनके परिणामों को देखना, और राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल की घोषणा होती है वो भी इस परिषद से विचार विमर्श कर ही लिया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिषद के रूप में काम करती है, जो फ्रांस की संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता कही जा सकती है। इसके बाद जो अगली विशेषता है कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता।
इस संविधान की एक अद्वितीय विशेषता यह भी है कि इसने राजनीतिक दलों का जिक्र अपने संविधान के अनुच्छेद 4 में कर दिया है, और यह अनुच्छेद राजनीतिक दलों को प्रजातंत्र तथा राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांत के प्रति स्वामी भक्ति जो है वो बनाता है, कि वो लोग जो है उसको एक संवैधानिक दर्जा जो है वो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको देता है, और इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 4 में किया गया है। अगली जो इसकी विशेषता है फ्रांस के संविधान की, वो है कि मानव अधिकार घोषणा पत्र पर आधारित प्रस्तावना। जो ह्यूमन राइट्स का जो घोषणा था, यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो था, तो उस पर आधारित जो है इसकी प्रस्तावना है। और इस संविधान के प्रारंभ में ही यह बताया गया है कि प्रस्तावना एक बृहद दस्तावेज है जिसका मूल स्रोत जो है 1789 की जो फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, राज्य क्रांति, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया, तो राज्य क्रांति का मानवाधिकार घोषणा पत्र है। और इस प्रस्तावना में मूल अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और समझौतों के प्रति निष्ठा तथा फ्रांसीसी संघ आदि का भी उल्लेख किया गया है। तो ये इसकी एक विशेषता है। फ्रांस के संविधान की अगली विशेषता यह है कि यहाँ एक पंथ निरपेक्ष जो है वो संविधान है, मतलब कि राज्य का कोई अपना धर्म घोषित नहीं किया गया है, और यहाँ सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो संविधान के द्वारा दी गई है। इसके बाद जो इसकी अगली विशेषता है मूल अधिकार। प्रस्तावना ही नागरिकों के मूल अधिकारों का स्रोत है, क्योंकि उसमें उसका जो स्रोत क्या था, फ्रांसीसी राजक्रांति थी, और उसमें जो मानव अधिकारों की घोषणा की जो बात की गई थी फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत, तो उसको चूँकि प्रस्तावना में उद्घोषित किया गया है, तो उसी में उसका स्रोत ही, जो मूल अधिकारों का जो स्रोत है वही वो क्या है, कहाँ से है, प्रस्तावना में दिया गया है। और इसमें व्यक्ति को रोजगार का अधिकार, स्त्री और पुरुष को समानता, हड़ताल करने का अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, और भारत के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित राज्यों के बृहद बच्चों, महिलाओं के संबंध में जो कल्याणकारी जो दायित्व जो है वो फ्रांस के संविधान के ही मूल अधिकारों से वर्णित किया गया है। फ्रांस के संविधान से ही हमने उसको एडॉप्ट किया है। लेकिन मूल अधिकारों को न्यायिक उपचार प्राप्त नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ जो मूल अधिकार है, उसका जो छठा जो हमारा मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत हम अगर हमारे मानव अधिकारों का मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अनुसार और 226 के अनुसार हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जा सकते हैं, केस कर सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों के लिए। लेकिन फ्रांस में जो है ये अधिकार जो है वो नहीं दिया गया है, और फ्रांस से ही हमने जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में जो है जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट का है, उसके अंतर्गत इन सब चीज़ों की, महिलाओं, वृद्धों, बच्चों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन सबको हमने एडॉप्ट किया है। अगली जो इसकी विशेषता है वह यह है कि जनमत संग्रह पर आधारित, मतलब कि कोई भी चीज़ जो नियम कानून बनाए जाते हैं फ्रांस में, उसमें जनमत संग्रह कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, या लोक निर्णय जिसको कहा जाता है। मतलब उस पर लोगों का विचार लेना, कोई भी कानून बनाने से पूर्व जो है लोगों से उस पर पूछना, उनका मत जानना और फिर उसको बनाना। मतलब इस संविधान का निर्माण जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों से नहीं, अपितु जनरल गॉल जो पंचम जो गणराज्य था उसके प्रधानमंत्री थे, चार्ल्स डी गॉल द्वारा नियुक्त 29 सदस्यीय संविधान सभा ने किया था। लेकिन जनमत संग्रह ने इसे जो है भारी समर्थन दिया था इस संविधान को, और मिला था। और संविधान के 3 अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य की संप्रभुता जो है वो कहाँ है, वो जनता में निहित है। क्योंकि गॉल ने जब संविधान जो बनाया उस पर जनमत संग्रह कराया तो उन्हें भारी समर्थन प्राप्त हुआ, लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ है। तो इसलिए जो संप्रभु शक्ति है
वो यहाँ पे जनता में निहित है। जिस तरह से हमारे यहाँ भी जनता में निहित है, उसी तरह से फ्रांस में भी जो शक्तियाँ हैं वो जनता में निहित की गई हैं। तो ये थी संविधान की विशेषताएं, फ्रांस के संविधान की। और इसमें हमने देखा कि पहला कि लिखित संविधान है, गणराज्य है, एकात्मक व्यवस्था है, कठोर संविधान है। उसके बाद अर्ध अध्यक्षात्मक तथा अर्ध संसदीय शासन प्रणाली है। संवैधानिक परिषद का इसमें निर्माण किया गया है, द्विसदनात्मक व्यवस्था बनाई गई है और शक्तिशाली पालिका है, विधायिका से ज़्यादा शक्तिशाली बनाई गई है। और राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और मानव अधिकारों की घोषणा इसमें की गई है। और साथ ही साथ पंचनिरपेक्षता और मूल अधिकार आदि जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, इन सभी को पंचम गणराज्य जो फ्रांस का पंचम गणराज्य का जो संविधान जो बनाया गया जनरल डी गॉल के द्वारा, और उनके 39 सदस्य जो उनकी टीम थी, तो उसमें ये सारी खासियत जो है, ये विशेषता है। और इसी विशेषता के कारण जब से यह बना है तब से आज तक जो है वो कायम है। क्योंकि इसके पूर्व में जब हमने इसकी भूमिका देखी तो उसमें हमने देखा कि किस तरह से जो संविधान था वहाँ आए दिन कैसे बदल रहे थे संविधान। कितने सारे संविधान बनाए गए, चाहे 1791 का था, 93 में बनाया गया, 95 में बनाया गया, और उसके बाद 1830 में चेंज हुआ, फिर 40 में बना। बहुत सारे संविधान बनाए गए, कभी राजतंत्रात्मक व्यवस्था तो कभी गणतंत्रात्मक व्यवस्था। और इतने सारे उथल पुथल के बाद जब फाइनली जो पंचम गणराज्य का जो संविधान बना 1958 में, और वो जो है आज तक जो है वो कायम है। क्योंकि इसको जनमत संग्रह के द्वारा जनता का काफ़ी समर्थन प्राप्त था और इसमें इन सभी बातों को समाहित किया गया जिससे कि इसको टिकाऊ एक बनाया जा सके। और जो जनता है उसके लिए बहुत सारे जन कल्याणकारी योजनाएं, उनके विकास के लिए उनको अधिकार और स्वतंत्रताएं, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। और इस तरह से एक सरकार को एक मजबूत सरकार बनाने का प्रयास किया गया है। तो ये था फ्रांस का जो संविधान है, पंचम गणराज्य का जो संविधान फ्रांस का है, उसकी कुछ खास विशेषताओं का हमने संक्षिप्त में अध्ययन किया है। आई थिंक आपको समझ में आया हो। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।